हेलो गाइज। हमारा जो अभी पेपर 2 चल रहा है उसमें हम जजमानी सिस्टम तक पहुंच गए थे। ठीक है, कास्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, अब हम जजमानी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जजमानी सिस्टम को आप इस तरीके से समझिए कि ये एक विलेज इंडिया का एक रूरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विलेज इंडिया का एक रूरल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये एक कल्चरल पैटर्न है। ठीक है, जिसको हिंदू समाज हिंदू समाज मेजरली ने बनाया है। ठीक है, बेसिकली ये एक विलेज इंडिया का, हिंदू समाज के विलेज इंडिया का एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है जो किसने बनाया है? हिंदू समाज ने बनाया है अपने जीवन को आसान करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हम डेफिनेशन में एंटर करते हैं जजमानी सिस्टम की, फिर धीरे धीरे करके उन सारे क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे कि जजमानी सिस्टम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन चुके हैं और जो बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जजमानी सिस्टम की डेफिनेशन। बिल्कुल नोट्स के साथ चलिएगा। जजमानी सिस्टम रेफर्स टू फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट कास्ट लिविंग इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, एक गांव है, उस गांव में खूब सारी कास्ट हैं। ठीक है, एक गांव में खूब सारी जातियों के लोग रह रहे हैं और वो जातियां जो हैं आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लाइंट पैट्रन रिलेशन है, कमीन जजमान का रिलेशन है। ठीक है, किस तरीके से जो डिफरेंट कास्ट हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे अपने कुछ फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन डिफरेंट कास्ट इन अ विलेज इज नोन एज जजमानी सिस्टम। ठीक है, ये एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है जो हिंदू समाज के विलेज इंडिया ने बनाया है। इस बारे में इतना क्लियर हुआ? दोबारा सुनिए। जजमानी सिस्टम रिफर्स टू द फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट कास्ट लिविंग इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, इंडियन विलेज याद रखना। अभी हम लोग क्या हैं? हम लोग सिटी एरिया में हैं। जो सिटी एरिया बनती है वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से ग्लोबलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है। अब इन सब का डिफ्यूजनिस्ट टेंडेंसी लगती है जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक जगह मिलते हैं और कुछ पर्पस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या करने के लिए आते हैं वो लोग शहरों की तरफ, गाँव से अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी इंडिविजुअल लेवल के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तब वो क्या करते हैं? वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि मार्केट इकोनॉमी है, मनी की वैल्यू है। ठीक है, तब ये जजमानी सिस्टम वहाँ पे एकदम से यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कंपटीशन का दौर है। जो जितना अच्छा एफिशिएंट सर्विस देगा और जितना कॉस्ट फ्रेंडली होगा वो उतना ही ज़्यादा मार्केट में ऊपर उठेगा। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं है कि मोनोपोली है जैसे जजमानी सिस्टम हम देखेंगे आगे जाके। जैसे एक गाँव में एक ही बार्बर है या फिर एक ही कास्ट है जो बार्बरिंग का काम कर रही है, कोई दूसरी कास्ट वो बार्बरिंग का काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोपोली बनी होती है गांव वगैरह में जजमानी सिस्टम के तहत। अब तो ये बहुत हद तक ये जजमानी सिस्टम खत्म हो गया है, पर इसका फ्रेगमेंटेशन आज भी कुछ गांव में मिलता है कल्चरल सर्वाइवल के फॉर्मेट्स में। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो जो शहर हैं, शहर में क्या है कि जजमानी सिस्टम आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है, कॉम्पिटिशन का दौर है। ठीक है, जो जितना एफिशिएंट होगा इकोनॉमी में वो उतना ही आगे बढ़ेगा और लोग उसके पास एज अ कस्टमर आएंगे। ठीक है, मनी की वैल्यू है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जाति वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पर गांव में जा रहे हैं तो जाति एक रियलिटी है, एक फील्ड व्यू है। ठीक है, जो जाति है, जो कास्ट है, अब उस कास्ट के आधार पे जजमानी सिस्टम बना हुआ है। जजमानी सिस्टम क्या है? डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ को जी पाते हैं, अपने लाइफ के फंक्शंस को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन विलेजेस इज कंपोज ऑफ डिफरेंट कास्ट, जैसे मैंने बताया, एंड अमंग दीज कास्ट देयर एग्जिस्ट फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस मतलब एक कास्ट का एक कार्य है तो वो कास्ट उसी कार्य में लगी रहेगी। ठीक है, अब सपोज करो कि एक धोबी कास्ट है तो वो धोबी वाला काम कर रहे हैं, एक बार्बरिंग वाला काम कर रहे हैं, एक चमड़े का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ब्राह्मण भी रह रहे हैं तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण अपना प्यूरिटी वाला काम कर रहे हैं। प्यूरिटी समझ रहे हैं ना? पूजा पाठ वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण का काम ये लोग नहीं करेंगे और इनका काम ब्राह्मण नहीं करेंगे, क्षत्रिय का काम वो नहीं करेंगे और वो लोग क्षत्रिय का काम नहीं करेंगे। तो आपस में जो है फंक्शंस जो हैं वो बटे हुए हैं कास्ट के फॉर्मेट्स में। और क्या है? ये फंक्शंस एक दूसरे के लिए परफॉर्म करे जा रहे हैं आपस में इंटरकनेक्टेडनेस लाने के लिए, ताकि एक विलेज ऑटोनॉमी उभर के आए और अपने जीवन को ये लोग जी पाए आराम से। तो कास्ट एक कल्चरल इनोवेशन है जिसका एक साइड में बना हुआ एक ओपिनियन है या एक कल्चरल फॉर्मेट है जिसको जजमानी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जजमानी सिस्टम से क्या हुआ है?
जजमानी सिस्टम ने कास्ट के जो नोशन है उसको रीइंफोर्स करने में मदद करी है, क्योंकि अब हम क्या है, अब हमारे जो सोसाइटीज निकल के आ रही हैं और जो डिफ्यूजनिस्ट फोर्सेस जो डिफरेंट सोसाइटीज पर लग रहे हैं, तो ये जो जजमानी सिस्टम है वीक पड़ा है, जिसके चक्कर में कास्ट सिस्टम भी वीक पड़ा है, और कास्ट सिस्टम की जो रियल मीनिंग्स हैं वो भी वीक पड़े हैं, इसीलिए जजमानी सिस्टम भी वीक पड़ा है। ठीक है, पर हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये समाज की सच्चाइयाँ रही हैं और कुछ हद तक आज भी समाज में हैं। ठीक है, अब आप अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो ये भी आपको विजिबल फॉर्मेट में क्यों दिखता है, क्योंकि जजमानी सिस्टम जो है आंशिक रूप से कई जगह, जैसे बनारस या फिर आप जाएंगे ना ईस्ट के गांव में, ठीक है, जहां पर रिचुअल प्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, वहां पे आपको अनटचेबिलिटी भी दिख जाएगी। क्यों दिख जाएगी? क्योंकि वहां पर जाति प्रथा जो है रियलिटी है। ठीक है, परछाई से कोई अपवित्र हो जाता है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो जहां जहां जाति इंपॉर्टेंस रखेगी वहां वहां जजमानी सिस्टम आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। चूंकि आज जो है इकोनॉमी जो है मार्केट इकोनॉमी की तरफ टिल्ट कर चुकी है, जहां पे मनी एंटर कर चुका है। ठीक है, खूब सारे डिफ्यूजनिस्ट के फोर्सेस आ चुके हैं, तो आज जो है जजमानी सिस्टम का वो रूप हमें नहीं दिखता है जो पहले हुआ करता था। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। जजमानी रिलेशंस अमंग डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट बट बोथ एट सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, सोशियो कल्चरल पे भी दिखेगा आपको, इकोनॉमिक लेवल पे भी दिखेगा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। एट सोशियो कल्चरल लेवल सच एज एट मैरिज, अब कहीं शादी हो रही है, ठीक है, कहीं शादी हो रही तो ब्राह्मण प्रीस्ट आएंगे, बार्बर होगा, गार्डनर होगा, कारपेंटर होगा। आप देखते होंगे गांव की शादी, तो गांव की शादी जब होती है तो लोग आपस में सोशल रिलेशंस के साथ उस शादी को परफॉर्म करते हैं। शहरों की शादी में क्या होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतनी ज़्यादा सर्विसेज ले पाएगा। गाँव में वो पैसे की जगह वो सोशल रिलेशनशिप्स ले लेती हैं, क्योंकि गाँव में लोग जो हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर भी करते हैं और एक दूसरे में अपनत्व की भावना भी है, वी फीलिंग भी है कि हमारे गाँव की शादी है, हमारे गाँव की बेटी है, तो गाँव का हर एक लड़का भाई है उस बेटी का। ठीक है, तो वो अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर देगा शादी को अच्छा करने के लिए, और बदले में उसे क्या चाहिए? केवल सोशल बॉन्ड्स रीइंफोर्स होता है इन सब चीज़ों से। हमारे यहाँ क्या है, मॉडर्न सोसाइटीज की बात करते हैं या फिर हम जो शहरों की शादियों की बात करते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही बड़ा होटल करेगा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही अच्छे से सेरेमनीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे मनी इक्विवेलेंट आ जाता है। गांव में जो शादियां हैं वहां पे सोशल रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। मैं भी भारत में आप देखेंगे वो एक शादी को दिखाएंगे सर, ठीक है, श्याम सुंदर सर, तो उसमें आप ये देखेंगे कि गांव वालों ने खुद ही अरेंजमेंट्स किए हैं और सब जो है अपने टास्क को रिलीजियसली परफॉर्म कर रहे हैं। गांव के कुछ आदमी खाना बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, गांव में जो है एक पता नहीं क्या नाम था उसका, प्रीस्ट का दायता था, क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, तो उसका काम अपना अलग है। ठीक है, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। गांव में कुछ लोग एंटरटेनमेंट में काम में लगे हुए हैं कि गांव में, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं दुल्हन को सजाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग टेंट लगा रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है बाकी के खाना खिला रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है साल की पत्तों से वो प्लेटें बना रहे हैं मेहमानों के लिए। तो गाँव में लोग क्या कर रहे हैं? सोशल रिलेशनशिप, कुछ पानी भर के लेके आ रहे हैं नलों से। ठीक है, तो गाँव में ये जजमानी सिस्टम जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी आधारशिला जाति सिस्टम है और उसके ऊपर जो है सोशल रिलेशंस अपना रोल अदा करती हैं। ठीक है, सोशल रिलेशंस किस चीज़ की? आज हम जो देखते हैं जाति प्रथा देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की भावना आती है। कास्ट सिस्टम इज नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन को पकड़ के पूरे जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। ठीक है, हमको रिस्पेक्ट देनी होगी क्योंकि ये कल्चरल बेंट ऑफ माइंड से बनता आ रहा है। जाति प्रथा के अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? क्योंकि इसने जो है सोसाइटीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। इसने ये रचना करने में कामयाब हुआ है कि लोग जो हैं अपने आप को किस तरीके से एक सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाएं। जो इतने हजारों सालों से गांव चलते आए, उनके साथ एसोसिएटेड कल्चर्स चलते आए, ठीक है, उसके पीछे की कहानी जाति प्रथा रही है। अगर जाति प्रथा नहीं होती तो लोग अपने रिलेशंस को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते। आई एम नॉट गिविंग अ जस्टिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, बट आई एम सेइंग दैट व्हाट इज अ रोल ऑफ अ कल्चर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए कल्चर का क्या रोल है? कल्चर क्या है? जो समाज ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, अपने जीवन को मीनिंग देने के लिए बनाया है, अपने जीवन को आसान करने के लिए बनाया है, जिसमें जाति प्रथा एक कल्चरल इनोवेशन है। ठीक है, और जजमानी सिस्टम इज अनदर कल्चरल पैटर्न। ठीक है, और इनके मीनिंग से ही इनकी जिंदगी मीनिंगफुल बनेगी लोगों की। इतना क्लियर हुआ? तो सोशल कल्चर लेवल का क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक शादी में ब्राह्मण पीस्ट का अपना रोल है, बार्बर का अपना रोल होगा, गार्डनर का अपना रोल होगा, कारपेंटर का अपना रोल होगा। दे वुड प्रोवाइड सर्विसेज टू जजमान। जजमान कौन है? जिसकी बेटी की शादी है। ठीक है, और ये सब जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
और रेनुमरेशन में क्या होगा, जजमान जो है वो दक्षिणा देगा जैसी उसकी हैसियत है। ठीक है, बोलते हैं ना आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो ब्राह्मण हैं उनको आप दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, जैसी उसकी हैसियत होगी लोग उससे उतना ही उपेक्षा रखेंगे। ठीक है, जितने भी लोग सर्विसेज में लगे होंगे, जो उसकी हैसियत है एक तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब जैसे गरीब की बेटी की शादी है तो पंडित वहाँ पे ज़्यादा नहीं मांगेगा, लेकिन अगर अमीर की बेटी की शादी होगी तो पंडित ज़्यादा मांगेगा। अब ज़्यादा मांगना केवल पैसों के मत तो लिएगा, वो कपड़े भी लेंगे, वो डिफरेंट अनाज भी ले सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। ये सब दक्षिणा का फॉर्मेट है। इतना क्लियर हुआ? तो जो जजमानी सिस्टम है उसकी आधारशिला क्या है, जाति प्रथा, और उसके ऊपर सोशल रिलेशंस। ठीक है, आज क्या है, ये जो सोशल रिलेशंस हैं ये रेसिप्रोकेशन फॉर्मेट्स में कहाँ आ गई हैं। रेसिप्रोकेशन मतलब अगर जजमान किसी से सर्विस लेगा तो उसे रेसिप्रोकेट मनी में करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस है, डिफ्यूजनिस्ट टेंडेंसी है। ठीक है, जो आज इस तरीके से इवॉल्व हो रही है, जिसने जजमानी सिस्टम के रियल मीनिंग को खत्म कर दिया है। ठीक है, क्यों ऐसा खत्म कर दिया है? क्योंकि आज जो है जजमान जो है प्रॉपरली रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? रेसिप्रोकेट अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, वो एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मेट बन जाता है। जैसे सपोज करिए एक छोटी जात है, एक बड़ी जात है। छोटी जात ने कोई सर्विस किया बड़ी जात के लिए, जात मतलब कास्ट। ठीक है, तो बड़ी जात जो है उसको रेसिप्रोकेट करेगी इक्विवेलेंट टर्म्स में। कई बार ऐसा होता है जो बड़ी जात है अपने डोमिनेंस के चलते हुए, ठीक है, छोटी जात को प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट नहीं करती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मेट है, जो इससे जाति प्रथा जो है उसका जो रियल मीनिंग है उस पर चोट पहुंची है। अगर ये प्रॉपर्ली एक दूसरे की सर्विसेज को एक्नॉलेज करें और रेसिप्रोकेट करें, जितना ये सर्विस दे रहा है उसके हिसाब से और अपने स्टेटस के हिसाब से ये रेसिप्रोकेट करता है प्रॉपर्ली, और कोई किसी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इन सर्विसेज में, तब जाति प्रथा में जजमानी सिस्टम एक अच्छा रोल अदा कर रहा था। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम एक तरीके से इक्वलिटेरियन भी है और एक्सप्लॉइटेटिव भी है। ये क्वेश्चन बनता है, इक्वलिटेरियन क्या, अगर ये रेसिप्रोकेशन सर्विसेज का आदान प्रदान जो है इक्विवेलेंट रहे, मतलब प्रॉपर रहे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, तब तो ये इक्वलिटेरियन है। लेकिन अगर ये सर्विसेज का आदान प्रदान जो है इक्वलिटेरियन नहीं है, तब ये क्या होगा बताओ, तब ये एक्सप्लॉइटेटिव है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था। हमेशा याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि सेम कास्ट में ये रेसिप्रोकेशन जो है ये लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, और डिफरेंट कास्ट में हायरार्कीज की वजह से रेसिप्रोकेशन जो है बराबर नहीं हो पाता। रेसिप्रोकेशन मतलब इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल अदा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है कि जो हायरार्कीज हैं वो रीइंफोर्स होती हैं। हम सुप्रीम, हम तुमसे सुप्रीम, हम उनसे सुप्रीम, ये सुपीरियरिटी और इथनोसेंट्रिक बायसनेस है, ये डिस्क्रिमिनेशन का रोल अदा करती है। इसने जाति प्रथा के कॉन्सेप्ट को धूमिल करा है। इतना समझ में आ रहा है? इसीलिए जो गांधी जी बोलते थे ना कि हमारे जो गांव हैं ऑटोनोमस विलेजेस हैं, उसकी आधारशिला क्या थी, ये जजमानी सिस्टम ही तो था। गांव ऑटोनोमस क्यों हो पाए? क्योंकि वहां पे लोगों ने अपने आप को इंटरकनेक्टेड किया। इंटरकनेक्टेड किस फॉर्मेट में? अपने कार्य के, अपनी स्पेशलिटी के फॉर्मेट में। एक जाति के साथ एक कार्य जुड़ा हुआ है, वो उस कार्य को कर रहे हैं, दूसरी जाति का दूसरा कार्य कर रहे हैं, और आपस में एक जो कार्य का स्पेशलाइजेशन है उसके इंटरकनेक्टेडनेस से वो एक दूसरे का भला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है जजमानी सिस्टम। इसको समझ में आया? अब आगे बढ़ता हूं। आफ्टर डेथ एट अ क्रीमेशन ग्राउंड। अब हम बात करते हैं क्रीमेशन ग्राउंड पे। ठीक है, एक मूवी आई थी मसान। मसान में जो लड़का था, ठीक है, वो डोम जाति का था, शेड्यूल्ड कास्ट में आती है डोम जाति। डोम जाति क्या होता है, उसमें कोई मर जाता है तो उसको जलाने के लिए, ठीक है, सबसे पहला जो कार्य होता है, जो रिचुअल होता है, वो डोम जाति का बंदा करता है। तो डोम जाति का कार्य क्या है? मुर्दे को जलाना घाट पर। ठीक है, और केवल वही कर सकता है। ठीक है, कोई दूसरी कास्ट का इंसान नहीं कर सकता। तो अगर आपको जाति प्रथा का रियल मीनिंग देखना है ना, तब आप अपने शहर में शमशान घाटों में जाके देखिए। ठीक है, आपको वहां पे दिखेगा कि वो जैसे अर्थी लेके आते हैं लोग, ठीक है, तो वो पहले पूछ लेते हैं कि इसकी जाति क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने प्लेसेस बना रखे होते हैं कि ब्राह्मण जाति का आदमी आएगा तो यहाँ जलवाएंगे। ठीक है, अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट आएगा तो यहाँ जलेगा, कोई ओबीसी आएगा तो यहाँ जलेगा। तो कास्ट के बेसिस पे हायरार्कीज बनी हुई हैं मुर्दा को जलाने के लिए भी। तो कास्ट आपके पैदा होने से स्टार्ट होता है और आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जाति प्रथा भले ही मॉडर्न सोसाइटीज में रह रहे हैं, पर आपको अगर विजिबली इसकी विजिबिलिटी देखनी है तो आपको शहरों में भी कई जगह मैं बताऊंगा, आपको दिख जाएंगी। आप महसूस करना स्टार्ट करेंगे कि जाति प्रथा है क्या। आपको लगता होगा ये फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये इक्वेलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट इक्वेलिटी के प्रिंसिपल, बट ये है, बट चीजें ऐसी हैं कि समाज ने अपने जीवन को आसान करने के लिए जाति प्रथा बनाई।
उस जाति प्रथा के बनने के बाद कुछ ऐसे कल्चरल इनोवेशंस उन्होंने किए, जिसको मैं नहीं बोलता इनोवेशंस, जिससे डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया। अब एक पर्टिकुलर कास्ट जो है चमड़े का काम कर रही है। अब बोला जाता है कि चमड़ा जो है, चमड़ा कैसे बनता है? भैंस की खाल उतार के। कौन सी भैंस? मरी हुई भैंसों के खाल उतार के, ठीक है। अब उन भैंसों के खाल उतार के आप चमड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये काम बहुत गंदा माना जाता है, तो उससे जुड़े हुए कार्य से जुड़े हुए लोगों को गंदी घृणा से, गंदी नजरों से देखा जाने लगा, ठीक है। अब वो तो वर्क स्पेशलाइजेशन था उनका, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट वर्क। बट आपने क्या किया? आपके जाति प्रथा ने डिवीजन ऑफ लेबर तो कर दिया, पर उस डिवीजन ऑफ लेबर के साथ रिस्पेक्ट नहीं जोड़ी, जिसके चक्कर में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। अब उस कार्य से जुड़े हुए हर एक लोग अपवित्र हो गए दूसरे वर्गों के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं बात करता हूँ, जो गटर में घुस के जो लोग साफ करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट में, जब वो गटर में घुसते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं, ठीक है, और गटर साफ करते हैं, ठीक है, वो ऐसा करते हैं और उनके ये कार्य करने से आपके शहरों में बाढ़ नहीं आती है, नाले ब्लॉक नहीं होते हैं। लेकिन आपने उनके वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया। आप ऐसे लोगों के साथ बैठना और उनके साथ खाना पीना पसंद ही नहीं करते, उनका छूना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो जाति प्रथा ने डिवीजन ऑफ लेबर तो बनाया, पर उस डिवीजन ऑफ लेबर को आपने उस रिस्पेक्ट नहीं दी, उस डिवीजन ऑफ लेबर को। बात समझ आ रही है? हमारी जो एंथ्रोपोलॉजी है वो हमेशा से ये बोलती आई है कि जो इंसान है वो हर बराबर है, हर एक वर्ग का आदमी बराबर है। किसने बोला? एंथ्रोपोलॉजी ने। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने बोला है कि मैनकाइंड इज वन, ठीक है, मैनकाइंड इज वन। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये आपने जो जाति प्रथा के नाम पे जो हायरार्कीज बनाई हैं, अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और अपनी जाति को ऊपर मान रहे हैं, दूसरी जाति को नीचे मान रहे हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है। मैं जाति प्रथा को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उस जाति प्रथा में जुड़े हुए जो डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्मेट्स हैं वो गलत है, क्योंकि जाति प्रथा एक इनोवेशन है जो हिंदू समाज ने किया, कल्चरल इनोवेशन, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बात समझ आ रही है? उससे जुड़े हुई जो नेगेटिव्स हैं वो गलत है। वी हैव टू रिमूव दोज नेगेटिव्स। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि जाति प्रथा गलत नहीं है, जाति प्रथा में जो कुरीतियां हैं वो गलत है, उन कुरीतियों की वजह से ही जाति प्रथा समाप्ति की ओर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इतना क्लियर करो। तो आफ्टर दैट एट द क्रीमेशन ग्राउंड द रिचुअल सर्विस ऑफ लोअर कास्ट डोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज डोम जाति पर्सन ऑन द क्रीमेशन ग्राउंड हु फर्स्ट लिट द फायर एट द माउथ ऑफ द डेड पर्सन। जब मुर्दा आता है ना, तो मुर्दा को जब आप जलाने की बात करते हैं तब पूरा उसका तैयार कर देते हैं, सेरेमनी पूरी लकड़ी वकड़ी लगा के सारा पूजा पाठ करके। अब मुर्दा को जलाने की प्रक्रिया सबसे पहले डोम जाति का आदमी करता है, उसके मुख पे, माउथ पे फायर लिट करके, यहाँ से वो स्टार्ट होता है। अगर वो ये नहीं करे तो ब्राह्मण भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि कार्य जो है डोम जाति को ये मिला है जाति प्रथा के अकॉर्डिंग, जजमानी सिस्टम में, ठीक है। जब तक वो ये कार्य नहीं करेगा तब तक माना जाता है कि उसकी आत्मा को, जो आदमी मरा है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो डोम जाति का आदमी जो है वो माउथ को लिट करेगा, माउथ पे फायर लिट करेगा, ठीक है। इट इज डोम कास्ट, समझ लो, रिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अ लोअर कास्ट, समझ में आ रही है? तो इक्वालिटेटिव दिख रहा है, जो काम ब्राह्मण नहीं कर सकता, इतना इंपॉर्टेंट काम वो डोम जाति का छोटा आदमी कर रहा है। छोटा मेरे इस सेंस में मत लेना, जाति प्रथा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज डोम कास्ट। देखो, जाति प्रथा जो वर्ण व्यवस्था है उसने कभी नहीं बोला कि ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय नीचे है, वैश्य और सबसे नीचे शूद्र हैं, ठीक है। उसने हायरार्कीज बनाई। हमने इन हायरार्कीज में जो जाति प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है, जब ये आया तब इन हायरार्कीज में ऑर्डर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। हमने इथनोसेंट्रिसिटी को जन्म दिया, जिसमें यह बोला गया कि हम आपसे सुपीरियर, हम उनसे सुपीरियर, हम इनसे सुपीरियर। जो 6000 जातियां बनी 4 वर्णों में, उन्होंने अपने आप को हायरार्कीज के नाम पर बांटा। और जब ये इतने सारे डिविजन्स बने तब एक्सप्लॉयटेशन की कहानी स्टार्ट हुई। एक जाति ने दूसरी को एक्सप्लॉयट किया, दूसरी ने तीसरी को, और सबसे बुरी हालत वो उनकी हुई जो इस जातियों के लेडर में सबसे नीचे थे, क्योंकि उसको हर वर्ग का आदमी एक्सप्लॉयट करता रहा। इतना समझ में? ठीक है। इट इज डोम कास्ट पर्सन ऑन द क्रीमेशन ग्राउंड हु फर्स्ट लिट्स फायर एट द माउथ ऑफ अ डेड पर्सन एंड आफ्टर दैट हिज सन, उसका बेटा या फिर जिसको भी कार्य दिया जाएगा वो फायर लिट करेगा, ठीक है। द रिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ हाई कास्ट प्रीस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज पे जो ब्राह्मण का कार्य है, और रिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अ लोअर कास्ट डोम एट द क्रीमेशन ग्राउंड, ठीक है। क्रीमेशन ग्राउंड पे जो डोम कास्ट का कार्य है, अब देखो दोनों डिफरेंट कार्य हैं पर दोनों का रिचुअल इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है। अगर ब्राह्मण शादी में ना आए और शादी ना कराए तो लोग उसे शादी मानते ही नहीं है, क्योंकि शादी जो है
उसमें जो ब्राह्मण जो रोल अदा कर रहा है शादी को कराने में, और जो भी कल्चर फॉलो करा जा रहा है, जो मैंने आपको सिंबॉलिज्म में पढ़ाया है, वो सब क्या है? वो सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है जो इंसान को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन किस तरह से दे रहा है? लोगों का एटीट्यूड बदल रहा है, लोगों की सोशल एक्सेप्टेंस दैट नाउ दे आर कपल। ठीक है, ये चीज है। अब जो है यही चीज उठाता हूं यहां पे क्रिमेशन ग्राउंड पे, जब आदमी मर गया तो उसके मुंह पर फायर लिट करने वाला डोम जाती, ये एक सिंबॉलिक है। अब ऐसा तो है नहीं, उसको ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई कि उसने जो है उसके मुंह पे फायर लिट करी और उसको जो है मुक्ति मिल गई। ठीक है, बात सुन, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव में हम पढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो यही चीज है। देखो, मैं जो हूं किसी कल्चर को गलत, और हम लोग जो हैं किसी कल्चर को सही और गलत बोलने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। हम जो हैं कल्चर पे क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, हमको बस कल्चर की रेलिवेंस समझनी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, कोई पर्टिकुलर समाज के लिए। हिंदू समाज में मुर्दों को जलाया जाता है, वहीं पे मुस्लिम समाज में मुर्दों को दफनाया जाता है। ये दोनों कल्चरल पैटर्न हैं, इसमें कोई सही और गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कल्चर जो है उस सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है और ये कल्चर इस सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, और ये रेलिवेंस आती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से और उस सोसाइटी के नॉर्म्स से जो सोसाइटी ने खड़े किए हैं अपने समाज को आइडेंटिटी देने के लिए। क्यों? क्योंकि कल्चर इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ सोसाइटी और कल्चरल रूल्स फॉर्म्स द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कुछ कल्चरल रूल्स हैं जो कल्चर के आधार पर बने हुए हैं, और कल्चर जो है एक समाज का आईना है। ठीक है, और इन कल्चर्स के नाम पर ही तो समाज बटे हैं। हमको करना क्या है? इन समाजों में जो भी कल्चर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है। जब हम ये करना स्टार्ट कर देंगे तब आएगा कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म से क्या होगा? जब आप एक समाज के हैं और अपने समाज के कल्चर्स को फॉलो करते हुए आप दूसरे समाज के कल्चर्स को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो उस तरीके से कर रहे हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप ये बोलना स्टार्ट कर दें कि हमारा कल्चर बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हैं गलत है, तब ये इथनोसेंट्रिक बायसनेस है। और इससे क्या होता है? इससे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं डिफरेंट सोसाइटीज में, क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? खूब सारी सोसाइटीज हैं, खूब सारे कल्चर्स हैं इंडिया में, खूब सारी जोग्राफीज हैं इंडिया में। ठीक है, इसके चक्कर में क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट्स जो हैं इंडिया में हो सकते हैं और होते भी आए हैं। बाबरी मस्जिद का कन्फ्लिक्ट देखिए। ठीक है, जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है, हमको ये खत्म करनी है। हमको अपने राष्ट्र को भारत बनाना है, और भारत बनाने के लिए जो इतने छोटे छोटे सोसाइटीज हैं इनको यूनिफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यूनिवर्सल सिविल कोड की में हम बात करते हैं उनको हमें यूनिफॉर्म नहीं करना है, हमको इन कल्चर्स को एक्नॉलेज करना है, और इस एक्नॉलेजमेंट के बाद ही कोऑपरेशन आएगा, और इसी कोऑपरेशन से राष्ट्र नेशन की एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, यही एंथ्रोपोलॉजी टीच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कहां से मैं कहां तक आ गया? ठीक है, तो द रिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ अ हायर कास्ट प्रीस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एंड द रिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर कास्ट डोम एट द क्रीमेशन ग्राउंड इंडिकेट दैट जजमानी सिस्टम इज इक्वालिटेरियन, इक्वालिटेटिव और इक्वालिटेरियन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब मैं बताऊंगा कि जजमानी सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव क्यों है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बना था जजमानी सिस्टम इज इक्वालिटेरियन एंड एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सप्लेन करिए। अब एट इकोनॉमिक लेवल ड्यू टू एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, प्लो बेस्ड है। कारपेंटर प्रोवाइड प्लो। ठीक है, इतना समझिए, जैसे एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, अब वहां पे आपको क्या करना है? आपको प्लो चलाना है। प्लो चलाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी कौन देगा? लकड़ी कारपेंटर देगा। ठीक है, लोहा कौन देगा? लोहे का खाल कौन बनाएगा उस प्लो में? कौन बनाएगा? बताओ, ब्लैक स्मिथ बनाएगा। ठीक है, वो अपना लोहा लगवाएगा उसमें। ठीक है, तो ये दोनों सर्विसेज हैं, कौन दे रहे हैं? कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ। ठीक है, और किसको दे रहे हैं? एग्रीकल्चरलिस्ट को दे रहे हैं। ठीक है, किसान यहाँ पे जजमान है, और ये दोनों कमीन हो गए। जो सर्विस देगा वो कमीन है, जो सर्विस लेगा वो जजमान है। ठीक है, अब जजमान जब इनसे सर्विस लेगा तो बदले में क्या देगा? बदले में जजमान जो है इनको जो वो खेती करेगा उसकी उपज का कुछ शेयर दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हो रहा है? ये अपनी सर्विसेज जो हैं प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करा पा रहे हैं किसान से। इनको अनाज मिलेगा और किसान का काम हो जाएगा आसान। किसान को एक एग्रीकल्चरल टूल मिल जाएगा, एफिशिएंट एग्रीकल्चरल टूल। ठीक है, तो यही है जजमानी सिस्टम, जहां पे जो सर्विस देगा यानी कमीन और जो सर्विस लेगा यानी जजमान, ये इस तरीके से बंधे हुए हैं। ठीक है, कारपेंटर प्रोवाइड्स प्लो एंड ब्लैकस्मिथ प्रोवाइड्स आयरन टूल टू द एग्रीकल्चरलिस्ट जजमान फॉर दियर सर्विस आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप यानी पैडी एंड द राबी क्रॉप। ठीक है,
दे गेट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ और रेन्यूमरेशन फ्रॉम द जजमान। अब रेन्यूमरेशन या फिर फिक्स्ड अमाउंट क्या हो सकता है, ये जो पहले से जो चला आ रहा है, रेट जो चला आ रहा है कि हम ये सर्विस आपको देंगे, आपको हमको इतना ग्राम या फिर इतना किलो चावल या गेहूं देना होगा, ये इनका बंधा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा मत समझना, ये हर समाज पर डिपेंड करता है कि अगर सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर समाज में जो एग्रीकल्चर है, वो खेती जो है वो आपका इसके अराउंड है ही नहीं, किसके अराउंड, गेहूं और चावल के अराउंड है नहीं, वो कुछ और हो सकता है। तो वो उस पर्टिकुलर लोकल एनवायरनमेंट की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि किस तरह का रेसिप्रोकेशन हमें कराना है। कई बार ऐसा होगा कि ये रेसिप्रोकेशन प्रॉपर्ली हो रहा है, जो मार्केट को जो लोकल डिमांड है उसके बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, आपकी मांग कितनी है आपकी सर्विस पे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोगों की हैसियत के हिसाब से उनसे लेते भी हैं। कई बार होता है कि काफ़ी अमीर किसान है तो अमीर किसान का दायित्व है कि वो ज़्यादा दे, और कई बार गरीब किसान है तो उसका दायित्व है वो कम दे, ठीक है। इसमें समझ रहा हूँ कितना इक्वेलिटेरियन है ये, हर तरह से इक्वेलिटेरियन है जजमानी सिस्टम। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड अमाउंट है, अब तो मार्केट इकोनॉमी ने फिक्स्ड अमाउंट कर रखा है, ठीक है। तो कई बार लोगों के लिए अच्छा हो जाता है, कई बार लोगों के लिए एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है ये फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अब क्लियर आगे बढ़ते हैं कि जिसका खेत जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट करेगा, जिसका खेत उतना छोटा होगा वो उतना कम रेसिप्रोकेट करेगा। खेत का साइज बड़ा होना समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, वही तो स्टैंडर्ड है पर्सन का, जजमान का, ठीक है। अब इन अदर्स फेयर फॉर एग्जाम्पल बार्बर, जैसे बार्बर है, एक गाँव में कोई कास्ट है बार्बरिंग का काम कर रही है, ठीक है। अब वो पूरे 24 घंटा नहीं 12 महीने वो बाल काट रहे हैं, 12 महीने बाल काट रहे हैं, तो बदले में वो क्या लेंगे, जब हार्वेस्ट होगा तो हमको इतना शेयर दे दीजिएगा, ठीक है। इन अदर्स वे फॉर एग्जांपल बार्बर कास्ट पर्सन कट द हेयर्स एंड शेप द बियर्ड ऑफ द विलेजर्स होल ईयर एंड ऑन द सर्विस दे गेट अ फिक्स अमाउंट ऑन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जो लोकल एनवायरमेंट की क्रॉप्स है उनका फिक्स शेयर उनको मिलेगा। समझ रहे किस तरीके से ये है, और ये एक्सप्लॉइटेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों की हैसियत के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। जिसकी जितनी हैसियत होगा वो उतना देगा, ठीक है। और लोग इसको एथिकली फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जाति प्रथा में मीनिंग्स हैं कि अगर आप जजमानी सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है अच्छे तरीके से धर्मा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आपके गुड कर्मा नहीं है, ठीक है। इस तरह की बात है। कई बार जो है इथनोसेंट्रिसिटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कुछ कास्ट पे, तो ये धर्मा और कर्मा उनकी रियल लाइफ से हट जाता है, ठीक है। जो इंसान अपने गुड कर्मा और गुड धर्मा को फॉलो कर रहा है वो इंटीग्रिटी वाला इंसान है। जैसे हम पढ़ते हैं ना GS4 में, व्हाट इज इंटीग्रिटी, कोर वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। अगर ऐसा है कि कोर वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है तो जजमानी सिस्टम में प्रॉपर रेसिप्रोकेशन भी करना है। कई बार ऐसा नहीं होता है, और जब ऐसा नहीं होता है तब जजमानी सिस्टम एक फेस लेता है एक्सप्लॉइटेशन का, और इसी एक्सप्लॉइटेशन का बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन। जब आपका कमीन जो है, कमीन समझते हैं जो सर्विस दे रहा है, वो छोटी कास्ट का है और चूंकि आप बड़ी कास्ट के हैं तो आप उसे सर्विस तो ले लेंगे पूरी, बट आप उसको अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका बेसिस क्या बनाया आपने इसका बेसिस बनाया कि हम आपसे सुपीरियर हैं, ठीक है। तो आपका ये रोल है कि आप हमारी सेवा करें, और इस सेवा में अगर हम आपको कम भी देते हैं तो ये चलेगा, क्योंकि हम जो हैं भगवान के ज़्यादा करीब हैं। क्यों? क्योंकि हम हायरार्की में ऊपर हैं। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये चीज़ है, ये आता है एक्सप्लॉइटेशन का दौर, ठीक है। दो द जजमानी सिस्टम इज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर कमीन एंड सर्विस रिसीवर जजमान एट द विलेज लेवल एंड एट द रिचुअल लेवल इट इज अ बिट इगैलिटेरियन, बट समटाइम्स एट इकोनॉमिक एक्सचेंज इट अपीयर्स टू बी एक्सप्लॉइटेटिव। रिचुअल लेवल पर तो आपको लगेगा कि भाई इगैलिटेरियन है। जैसे रिचुअल मैंने कैसे बताया, डोम का मैंने बताया, डोम जाति का रिचुअल ही तो है। ब्राह्मण का बताया शादी में, वो भी रिचुअल है। लेकिन जब इस तरह के एक्सचेंज होंगे, बार्बर होगा, कारपेंटर होगा, ब्लैकस्मिथ होगा, तब ये आपको एक्सप्लॉइटेटिव होता दिख सकता है। द डोमिनेंट अपर कास्ट समटाइम्स डज नॉट रेसिप्रोकेट प्रॉपर्ली। अब देखो, एक गांव में एक जाति है जो सोशल स्टेटस में ऊंची है, जिसका नंबर ज्यादा है, जिसके पास लैंड का कंट्रोल है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो वो डोमिनेंट हो जाएगी। मैं पढ़ाऊंगा डोमिनेंट कास्ट क्या है। डोमिनेंट कास्ट एक कॉन्सेप्ट है जो MN श्रीनिवास ने दिया है अपनी रामपुरा की विलेज स्टडी में, ठीक है। आगे क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, बस सुनते जाओ, ठीक है। तो जब ये डोमिनेंट कास्ट आती है ना, तब डोमिनेंट कास्ट हमेशा मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर कास्ट को, ठीक है। और उस एक्सप्लॉइटेशन के फॉर्मेट में ये रेसिप्रोकेशन जजमानी सिस्टम का पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे भिकरू गांव की आपने स्टोरी सुनी होगी। भिकरू गांव जो था कानपुर में, वहां पे जो डोमिनेंट इंडिविजुअल था, एक डोमिनेंट कास्ट से आ रहा था, विकास दुबे, ठीक है। वहां पे दुबे जो हैं, वो दुबे समझ रहे ना, दुबे पंडित वाली कास्ट है, ठीक है। अब पंडित मतलब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वहां पे डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है।
उस गांव में, ठीक है। तो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है हर स्फेयर में लैंड ग्रैबिंग में लगा हुआ था, लैंड ग्रैबिंग कर रहे थे ना वो लोग। भूमाफिया तो थे वो, विकास दुबे भूमाफिया थे। क्यों थे? क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट से आ रहे थे। हमको विलेज स्टडी में विलेज डायनेमिक समझ नहीं है ना, ठीक है। और इतनी हिम्मत कैसे आ रही थी? क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट के मेंबर थे, ठीक है, जिसपे लैंड का कंट्रोल होता है। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने सबसे जमीनें ली थी, उसके बाद सब में जमीनें बांटी थी, ठीक है। अब ये जमीनें बांटने के बाद भी ये लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो नहीं पाए, ठीक है। तो काफी सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं गांव में, जहां पर इन डोमिनेंट कास्ट के लोगों का अपर हैंड होता था, ठीक है। क्योंकि ये बाहुबली भी हैं, इनके पास नंबर भी है, इनके पास लैंड भी है, और सबसे बड़ी बात इनके पास पॉलिटिकल वोट को गेन करवाने की पावर है। डोमिनेंट कास्ट मतलब यू हैव द पावर टू चेंज द पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ द रीजन, ठीक है। और डोमिनेंट कास्ट में सबसे बड़ी बात कि विकास दुबे वॉज अ डोमिनेंट इंडिविजुअल, ठीक है। इसीलिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स के अराउंड उसको एक अहम रोल था, ठीक है। इतने सारे मर्डर्स क्राइम्स क्यों कर पा रहा था? बात समझ रही है? इतने सारे केसेस थे, क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट से था, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि हमेशा डोमिनेंट कास्ट इस तरह की प्रवृत्ति की होती है, ऐसा नहीं है। वो तो पॉलिटिसाइजेशन का दौर है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समाज में एंटर कर गई, और जाति प्रथा की जो मूल रचना थी उसके अगेंस्ट ये चीज़ें चली गई। जाति प्रथा क्या बोल रहा है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या बोल रही है, आपका पुरुषार्थ क्या बोल रहा है, ये सब हिंदू सोसाइटी, हिंदू फिलोसफी के कल्चरल इनोवेशन तो हैं जो हिंदू समाज ने बनाए हैं। वो यही तो बोल रहे हैं कि आप गुड कर्मा गुड धर्मा को फॉलो करो। अब ये गुड कर्मा गुड धर्मा तो नहीं है, इतने सारे पुलिस वालों को गोली मार दी, ठीक है। चूंकि आपके पास डोमिनेंस है इसीलिए आप अपनी पावर दिखा रहे हैं। डोमिनेंस से पावर आती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और वो पावर रीइंफोर्स तब होती है जब आपके नीचे जो लोग हैं, यानी यहां पे लोअर कास्ट में बात कर रहा हूं, वो सबमिसिव हों, ठीक है। अब हम लेते हैं हाथरस की विलेज स्टडी, जो अभी रिसेंट में केस हुआ। हाथरस में ये बोला गया कि जिस लड़की का रेप किया गया उसका रेप किया डोमिनेंट कास्ट के लोगों ने, ठाकुरों ने, ठीक है। बात समझ रही है? उस गांव में क्या था, 90-95% ठाकुर से, बाकी 5-10% शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट वहां पे ठाकुर हैं। अब ठाकुर ने रेप किया, किसका? बोला गया, देखो मैं अभी इसमें ये मत बोलना कि मतलब हमको अभी ये प्रीजुडिस है मैटर, ठीक है। ये बोला जा रहा है, मैं बस एलिज कर रहा हूं कि ठाकुर ने रेप किया किसका? एक लड़की का जो शेड्यूल्ड कास्ट की है। वो क्यों कर पाए ऐसा, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि उनके पास डोमिनेंस है। डोमिनेंट कास्ट के आ रहे हैं, डोमिनेंट कास्ट क्या, नंबर बड़ा है उनका, सोशल हायरार्की बड़ी है, लैंड पर पावर है, ठीक है। यहां पे जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं वो उनके खेतों में मजदूरी तो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, उनकी सर्विसेज को प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट नहीं किया, ठीक है। और इस तरह का रेसिप्रोकेशन देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये आपने रेप कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और जब ये लोअर कास्ट के अगेंस्ट होता है तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का ये फॉर्म लेता है। क्यों? आप देखते हैं कि जो क्राइम है, जो वायलेंस है, वो एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर हायरार्की के अगेंस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंस की और विलेज डायनेमिक्स की लड़ाई है, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। दो द जजमानी सिस्टम इज अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर, कमीन सर्विस रिसीवर, जजमान एट द विलेज, but at the ritual level it is a bit egalitarian, but at sometimes at economic exchange level it appears to be exploitative. The dominant upper caste jajman sometimes does not reciprocate properly, ठीक है। अपर कास्ट जजमान रेसिप्रोकेट नहीं करता प्रॉपर्ली। ब्राह्मण प्रीस्ट और द पुअर कारपेंटर बार्बर्स आर नॉट पेड देयर रेसिप्रोकेशन प्रॉपर्ली। अब ऐसा मत सोचना कि ब्राह्मण जो है रिचुअली प्योर है, मतलब हायरार्की में ऊपर हैं, तो उनको तो प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट करेंगे। देखो ब्राह्मण भी कमीन हैं, ब्राह्मण भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। जजमान लोअर कास्ट के हो सकते हैं या फिर इनके हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, ब्राह्मण उनकी शादी कराएं, ठीक। बात समझ मारिए। कई बार ऐसा होता है कि जो कास्ट डोमिनेंट कास्ट है वो ब्राह्मण्स तक का भी प्रॉपरली रेसिप्रोकेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस से एसोसिएट होती है पावर। पावर आती है ना आपके पास डोमिनेंस से। तो बात समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है हर एक सेंस में। आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा लोअर कास्ट को प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि अपर कास्ट को भी प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट नहीं किया जाएगा। तो ये है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर। क्यों? क्योंकि आपकी डोमिनेंस है, आपके पास पावर है, ठीक है। इसीलिए डोमिनेंस कब आती है, मैं डोमिनेंट कास्ट पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। द डोमिनेंट अपर कास्ट ब्राह्मण समटाइम्स डज नॉट रेसिप्रोकेट प्रॉपर्ली
dominant upper caste jajmans, ठीक है. The Brahmin priest or the poor carpenter barber are not paid their remuneration properly. As a result of this sort of exploitation in Jajmani system, the system is failing very fast. ठीक है. Reasons for breakdown of Jajmani system, ये क्वेश्चन बनता है, तब मैं पढ़ना जा रहा हूँ. अंडर द इम्पैक्ट मैं बता चुका हूँ. अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझ रहे ना. देयर वॉज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ विलेज इकोनॉमी. पहले गांव में तो एक पर्टिकुलर कास्ट एक पर्टिकुलर काम कर रहा था. ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इनकी वजह से क्या हुआ, गांव की जो लोकल इकोनॉमी है उसके अंदर बाहर के लोग एंटर किए और अपनी दुकानें खोली. ठीक है. कारपेंटर की 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये में बाल काट रहे हैं. ऊपर से पैसा भी आ गया. ठीक है. मार्केट इकोनॉमी आ गई. जो जितना एफिशिएंट होगा, जो जितना अच्छे से सर्विस देगा, उसके पास पैसा जाएगा और वो ही काम करेगा. जब ये तरीके की चीजें आई तो जो ट्रेडिशनली डेवलप सिस्टम था, जाति के आधार पर कार्य व्यवस्था, वो रिप्लेस किया मॉडर्न इकोनॉमी के साथ. अब जो है जब ये व्यवस्था आई तब बात समझ रहे हैं, जैसे हबीब जैसे लोग एंटर किए. हबीब समझते हैं, हबीब इतनी बड़ी ब्रांड है. अब ब्रांडिंग जब इंट्रोड्यूस हुई तो जो काम बेकार माने जाते थे पहले, कारपेंट्री, ये जो बाल काटने अच्छे काम नहीं माने जाते थे, उनके साथ सोशल रिस्पेक्ट भी एंटर करनी स्टार्ट हो गई. तो जो जजमानी सिस्टम है वो ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर गया. ठीक है. देयर वाज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ विलेज इकोनॉमी दैट इज स्विच फ्रॉम सब्सिस्टेंस क्रॉप टू कैश क्रॉप. लोग जो हैं अब पैसा कमाने की तरफ बढ़े. ठीक है. अब लोगों ने देखा कि अब हम खेती वो करेंगे जहां पे हमें ज्यादा मुनाफा होगा. पहले अपने गांव में ही सब काम हो जा रहा था. ठीक है. अब अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और सुधारना है, मॉडर्न इकोनॉमी में अपने आप को जोड़ के रखना है, तब हमको ज्यादा कमाना है. ज्यादा कब कमाएंगे, जब हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो और आउटपुट कॉस्ट ज्यादा हो. ठीक है. तब इस तरह की चीजें स्टार्ट हुई. कैश क्रॉप स्टार्ट हुआ. ठीक है. उन्होंने कॉफी उगाया, उन्होंने अपना मिर्ची उगानी स्टार्ट करी, चिली. ठीक है. उन्होंने शुगर केन उगाना स्टार्ट किया. ठीक है. ये सब चीजें कैश क्रॉप में आनी स्टार्ट हुई, जहां पे पैसा हमें ज्यादा मिले. जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ही बड़े मार्केट में हम अपने लिए चीजें खरीद पाएंगे और अपनी जिंदगी को आसान कर पाएंगे. ठीक है. बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, अपने जीवन को आसान करना है. ठीक है. चाहे वो कल्चर से हो, चाहे वो पैसे से हो. बात समझ रही है. इसीलिए जजमानी सिस्टम जो है अब जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है. ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप एंड मैकेनाइजेशन ऑफ कल्चर. ठीक है. क्या मैं बोल रहा था, टू मीट द नीड ऑफ द मार्केट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूज ऑफ ट्रैक्टर स्टार्ट हुई प्लो की जगह. जब ट्रैक्टर्स आ गए, मैकेनाइजेशन करा, प्रोडक्शन बढ़ाना है ऑब्वियसली. ठीक है. आउटपुट कॉस्ट बढ़ानी है, तो ट्रैक्टर्स आ गए. ट्रैक्टर्स आ गए तो ब्लैक स्मिथ और कारपेंट्री वाला जो रोल था वो खत्म हो गया. ठीक है. जजमानी सिस्टम जो है ब्रेक डाउन कर रहा है. विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ ट्रैक्टर एंड इक्विपमेंट देयर इज नो यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर. इतना क्लियर हुआ. एक क्वेश्चन और बनता है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन विलेज. ठीक है. किस तरह से, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ आर्टिशियन कास्ट. जैसे आर्टिशियन कास्ट थी ना पहले, से कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, पॉटरर है, पॉटरी वाला काम जो कर रहे, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद जजमानी सिस्टम के साथ ये एसोसिएटेड थे. ठीक है. और ये अफेक्ट कहाँ हुए, ग्लोबलाइजेशन के अफेक्ट हुए, क्योंकि दे हैव टू फेस द फियर्स कॉम्पिटिशन. ठीक है. फ्रॉम द पर्सन हु आर वेरी एफिशिएंट इन दिस सर्विसेज. ठीक है. बात समझ में आ रही है. इंडियन विलेज इज अ सिस्टम ऑफ जाति के आधार पे तो विलेज हैं हमारे गांव. देयर इज नो सच थिंग इन ट्राइबल सिस्टम. ट्राइबल सिस्टम में ऐसा नहीं है. याद रखना कि जजमानी सिस्टम में, ट्राइबल विलेज में नहीं होगा जजमानी सिस्टम. ये इंडियन विलेज स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, जो 1947 के बाद से एकदम अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसी भारत में एंटर किए. भारत की आज़ादी के बाद से ये शुरू हो गया था, जिसमें बड़े नाम कौन कौन से, एम एन श्रीनिवास हैं, और बताओ, और है एल पी विद्यार्थी. ठीक है. एस सी दुबे. ठीक है. इन्होंने बहुत काम किया. ठीक है. डिफरेंट कास्ट को एग्जिस्ट इन अ विलेज एंड दे लिव इन अ हार्मोनियस रिलेशन वाइल परफॉर्मिंग जजमानी सिस्टम. ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट रहा है. आज जो है जजमानी सिस्टम वीक कर गया है, इसके रीजंस मैं बता चुका हूँ. इतना क्लियर हुआ. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.